तो हमने 9th क्लास में एक चैप्टर देखा था, इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें हमने देखा मैटर के हमने 2 पार्ट देखे, एक प्योर मैटर देखा हमने और दूसरा हमने इम्प्योर मैटर देखा। ठीक है, प्योर मैटर मीन्स क्या कि एक ही टाइप के पार्टिकल्स हो, यूनिफॉर्मली हो, इस तरीके का अगर कोई मैटर है अपने पास में तो हम उसको बोल देंगे प्योर मैटर। मतलब 100% कोई एक ही सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स हो तो हम उसको बोलेंगे प्योर। और इम्प्योर मीन्स हम कहेंगे मिक्सचर, हम कहेंगे मिक्सचर। ठीक है, अब मिक्सचर में आप 2 और मोर उसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स को ऐड कर सकते हो। इधर हम क्या कर सकते हैं, केवल ओनली वन टाइप्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल, only one times atoms and or molecules are participated। ठीक है, इसके अंदर केवल और केवल एक ही टाइप के एटम्स और मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, बट इसके अंदर क्या हो सकता है, डिफरेंट टाइप के एटम्स और मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम इसको फिर से डिवाइड करने जाएं तो हमने कहा मिक्सचर जो है वो 2 टाइप का होता है, होमोजीनस और दूसरा होता है हेट्रोजीनस। ठीक है, तो अपने को 2 टाइप के अपने को क्या मिल जाएंगे, इम्प्योर मैटर मिल जाएंगे, मतलब मिक्सचर मिल जाएंगे, इसमें होमोजीनस और हेट्रोजीनस। बट हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो केवल प्योर मैटर में हम एसिड बेस एंड सोल्ट पढ़ने जाएंगे। तो प्योर मैटर का कौन सा पार्ट है जिसको हम एसिड कहें, है ना। तो हम देखेंगे केवल प्योर मैटर को। तो प्योर मैटर को हम फिर से 2 टाइप में डिवाइड करेंगे, 1 टाइप्स की क्या हो, एटम हो, ओनली 1 टाइप के एटम्स हो, या 1 टाइप की क्या हो, मॉलिक्यूल हो, है ना। तो 1 टाइप के एटम्स जब होंगे तो हम बोलेंगे उसको एलिमेंट, 1 टाइप के एटम्स होंगे तो हम बोलेंगे उसको एलिमेंट। बट अगर मॉलिक्यूल होंगे तो हम बोल देंगे कंपाउंड। तो फिर हम उसको क्या बोल देंगे, कंपाउंड बोल देंगे। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो, एलिमेंट हम किसको कहें, एलिमेंट हम कहेंगे जिसमें 100% क्या हो, केवल एक ही टाइप के एटम हो। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ओरम मीन्स गोल्ड, मैं कह दूं अर्जेंटम मीन्स सिल्वर, हम कह दें कि कॉपर, है ना। तो कॉपर मीन्स 100% कॉपर ही हो, उसके अलावा कोई दूसरा ना हो। अर्जेंटम मीन्स सिल्वर मीन्स उसमें 100% सिल्वर ही हो, दूसरा ना हो। ओरम मीन्स 100% उसमें क्या हो, ओरम ही हो। तो ऐसे जो एटम्स होंगे उनको हम क्या बोल देंगे, एलिमेंट्स बोल देंगे। तो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंसेस, कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। एक प्यूरेस्ट फॉर्म है, हम कह रहे हैं 100% क्या होना चाहिए, सिल्वर, 100% क्या होना चाहिए, कॉपर, या फिर 100% क्या होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए, तो उसको हम एलिमेंट कहें। तो फिर मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस रहेगा, मिक्सर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस रहेगा। तो जब कंपाउंड की अगर हम बात करने जाएंगे तो कंपाउंड में क्या होगा, कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे बट फिक्स प्रोपोर्शन में करेंगे। कल बताया था मैंने, प्रोपोर्शन, ठीक है, फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर ही मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे। या हम मॉलिक्यूल्स कब बनेगा, जब 2 और मोर एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो 2 और मोर एटम हो या तो, या फिर जो मॉलिक्यूल है वो फिक्स हो। तो 2 और मोर एटम्स अगर फिक्स प्रोपोर्शन में आकर मिलेंगे तो हम उसको बोलेंगे कंपाउंड। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ एग्जांपल, हम कंपाउंड के लिए हमने एग्जांपल लिया, हमने कहा H2O, तो ये एक फिक्स प्रोपोर्शन में है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, मतलब 2:1, एक फिक्स प्रोपोर्शन है। अगर यहाँ पे 2:2 हो जाता, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन हो जाते, 2:2 होता, तो फिर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कंपाउंड बनता, ना कि वाटर का कंपाउंड बनता या वाटर का मॉलिक्यूल बनता। तो एक फिक्स प्रोपोर्शन में होना चाहिए, अगर प्रोपोर्शन चेंज हुआ तो मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा। तो अगर फिक्स प्रोपोर्शन में किसी सब्सटेंसेस का मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है तो हम उसे
कंपाउंड कह सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट के लिए हम कह सकते हैं प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंसेस, जैसे मान लो ओरम हो गया, जैसे अर्जेंटम हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो ऐसे ऐसे अगर 100% प्योर की हम बात करेंगे तो उनका जो स्मॉलेस्ट जो पार्ट होगा उसको हम बोल देंगे एलिमेंट। और कंपाउंड हम किसको बोलेंगे, जिसमें फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर क्या हो, 2 और मोर एटम्स पार्टिसिपेट करें, तो हम उसको कंपाउंड कह देंगे। क्लियर है? ठीक है, अब देखो कंपाउंड, अब एसिड को हम इसमें कैसे लेके आएंगे, जैसे एसिड देखो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है ना। तो ये क्या हुआ, इसमें देखो 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन। अगर ये इस रेशियो में मिलेंगे, देखो 2 हाइड्रोजन 2 रेशियो सल्फर 1 2 रेशियो 1 रेशियो 4, अगर इस फॉर्मेशन इस प्रोपोर्शन के अंदर अपने को हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन मिले तो H2SO4 का एक मॉलिक्यूल प्रिपेयर हो जाएगा। तो फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोल देंगे हम कंपाउंड। इसको हम क्या बोल देंगे, कंपाउंड बोल देंगे। तो ऑल एसिड की अगर हम बात करें कि ऑल एसिड्स आर एग्जांपल ऑफ द कंपाउंड्स, क्या बोलेंगे कि कंपाउंड के ही एग्जांपल है, जितने के जितने एसिड हैं वो सारे के सारे कंपाउंड के एग्जांपल है। ठीक है, तो यहां से मैटर से नोट करना स्टार्ट कीजिए और ये चीज फिर प्योर मैटर के नीचे डालो, इसको करो नोट, फिर आगे चले, फटाफट से नोट करो। स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग ताकि हम जल्दी से करें। ठीक है, हाँ ठीक है। अब स्क्रीनशॉट लेने का मतलब ये नहीं है कि तुम बाद में भी इसको नहीं कर रहे हो, जैसे क्लास खत्म हुआ है, क्लास खत्म होते ही तुम्हें वापस से इसको करने की बैठना है। अब हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस को मैंने डिस्कस नहीं किया है क्योंकि ये तुम 9th क्लास में पढ़कर आए हो, यहाँ इनकी कोई बात नहीं करनी। होमोजीनियस का मतलब यूनिफॉर्मली पार्टिकल्स हो, जैसे हम बात करें शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो देखो, अब मुझे ये बताओ, एक चीज में बता रहा कि शुगर है मेरे पास में, तो शुगर इज ए कंपाउंड, ये सॉरी हम ये कहें शुगर इज ए प्योर सब्सटेंसेस और शुगर सॉल्यूशन इज इम्प्योर सब्सटेंसेस। क्या है, शुगर सॉल्यूशन इम्प्योर है कि प्योर है, या ओनली शुगर प्योर है कि इम्प्योर है, बताओ फटाफट से। शुगर इम्प्योर सब्सटेंसेस है और शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन एग्जाम्पल देखो, एक तो आपको दे दिया कि शुगर है और दूसरा एग्जाम्पल आपको दे दिया कि शुगर सॉल्यूशन है, तो इनमें से कौन सा प्योर है कौन सा इम्प्योर है, फटाफट से बताओ। शुगर सॉल्यूशन प्योर है ना, शुगर क्या है, शुगर तो प्योर है क्योंकि इसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, केवल ओनली शुगर के ही मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये प्योर हो गया। बट इसकी बात करेंगे शुगर सॉल्यूशन की, तो इसमें शुगर के भी मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर के भी मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स हो गए अलग अलग टाइप के, तो 2 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये हो गया इम्प्योर, ऊपर वाला हो गया प्योर। ठीक है, अब ये जो, अब जैसे आपने एक सॉल्यूशन इस तरीके से प्रिपेयर किया पूरा, ठीक है, जिसमें वाटर भी है और शुगर भी है। ठीक है, अब तुम यहां से एक पोर्शन उठाकर यहां से टेस्ट करने जाओगे इसका, तो कैसा स्वीट ही लगेगा। जैसे अब मान लो तुमने एक पोर्शन यहां से उठा के आपने इसको टेस्ट किया, तो कैसा लगेगा, सेम ऐसा लगेगा जैसे ये था। आपने एक पोर्शन यहां से भी लिया तो भी सेम ऐसा लगेगा, मतलब क्या है, यूनिफॉर्मली कंपोजिशन है, यूनिफॉर्मली कंपोजिशन है। तो यूनिफॉर्मली कंपोजिशन जब भी होगा तो वो हो जाएगा आपका होमोजीनस, होमोजीनस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस में क्या होगा कि इस तरीके का अपने को क्या कहेंगे, कंपोजिशन नहीं मिलेगा, यूनिफॉर्मली ना मिलके नॉन यूनिफॉर्मली मिलेगा। एग्जांपल आपने ले लिया वाटर, ठीक है, और वाटर में आपने चॉक पाउडर डाल दिया, ठीक है, कुछ देर बाद में देखेंगे कि चॉक पार्टिकल्स ऑटोमेटिकली बॉटम में सेट हो जाएंगे और वाटर वाटर ऊपर बच जाएगा, मतलब यूनिफॉर्मली कंपोजिशन नहीं दिखेगा, नॉन यूनिफॉर्मली कंपोजिशन दिखेगा, तो हम बोल देंगे ये है हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है,
तो इस तरीके से हम जान सकते हैं। तो ये अपना ये 9th क्लास का था, तो ये हो गया था अपना, थोड़ा सा हमने देख लिया वापस से, बट हमने अब बात कर ली यहाँ पे एसिड की। एसिड की बात करनी है, तो ऑल एसिड आर एग्जाम्पल्स ऑफ किसका? कंपाउंड। ठीक है, ऑल एसिड्स आर एग्जाम्पल ऑफ द कंपाउंड्स। ठीक है, और कंपाउंड्स किसका एग्जाम्पल है? कंपाउंड है प्योर मैटर का। तो हम कह सकते हैं कि एसिड कैसे होते हैं? प्योर मैटर वाले होते हैं। अब एसिड को तुमने अगर एसिड में तुमने वाटर ऐड कर दिया तो फिर वो प्योर नहीं रहेगा, फिर वो इम्प्योर में चला जाएगा, क्योंकि अब एसिड के अंदर एसिड के मॉलिक्यूल्स भी हैं और साथ ही साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो फिर क्या होगा? एसिड और वाटर दो मॉलिक्यूल हो गए, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हो गए, तो फिर हम कह देंगे कि वो प्योर मैटर नहीं है। अच्छा, वुड की बात करें, वुड, तो वुड इज ए प्योर या इम्प्योर? वुड की बात करें तो देखो, अब वुड प्योर कैसे हो जाएगा? वुड प्योर होगा नहीं, क्योंकि वुड के अंदर क्या है? सेल्स हैं, ठीक है। सेल्स का सेल्स मेम्ब्रेन अलग टाइप से बना है, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अलग टाइप से बना है, तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होके ही तभी तो बन रहा है। उसके अंदर आपको प्रोटीन भी मिलेगी, सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होगा उसके अंदर आपको प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम होंगे, लिपिड बनाने के गोल्जी काइट्स वगैरह रहेंगे, गोल्जी बॉडी रहेंगे ना, तो उनके अंदर आपको लिपिड के भी आपको उसमें मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, आपको उसमें प्रोटीन के भी मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, सेल में भी आपको लिविंग थिंग्स मिल रही है, उसमें भी वाटर होगा, सब कुछ है। तो मतलब कितने सारे मॉलिक्यूल्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम कैसे कहें वो प्योर मैटर है? इम्प्योर ही तो होगा, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं। अब एसिड को हम डिफ्रेंशिएट करने जाएं, डिफ्रेंशिएट करने गए, जैसे मान लो अपने को मिला कंसंट्रेटेड, एक टाइप मिलेगा अपने को कंसंट्रेटेड एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा अपने को मिला डाइल्यूट एसिड, ठीक है। एक मिल गया अपने को कंसंट्रेटेड, दूसरा मिल गया अपने को डाइल्यूट एसिड, है ना। और हम बता सकते हैं जैसे हो गया इनऑर्गेनिक एसिड हो गया, और टाइप मिल जाएगा अपने को ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। और मिल जाएगा अपने को स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। एक और मिल जाएगा वीक एसिड, मिल जाएगा ना। तो अपने को इतने सारे अपने को टाइप्स मिल गए हैं, है ना। तब इन टाइप के बेस पे हम एसिड को समझ सकते हैं कि कौन कौन से एसिड्स हो सकते हैं, जो कितने टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो कंसंट्रेटेड का मीनिंग समझो, ठीक है। कंसंट्रेशन मीन्स होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना है। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट एज है, हम यहाँ क्या यूज करेंगे? एसिड यूज करेंगे, और सॉल्वेंट हमेशा हम वाटर यूज करेंगे, इसके साथ में हम किसी और में ना मिला के इसको वाटर में यूज करेंगे। हमने कहा कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। जो लेसर अमाउंट में होता है उसको हम सोल्यूट कहते हैं, और जो लार्जर अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। क्लियर था यहाँ तक? ठीक है। तो लेसर अमाउंट में कौन होगा? एसिड होगा, और लार्जर अमाउंट में कौन होगा? वाटर होगा। तो यहाँ पे हम देखें कि एसिड प्लस वाटर, ठीक है। तो एसिड एज ए सोल्यूट यूज करेंगे हम, और वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूज करेंगे। अब कंसंट्रेशन जो डिपेंड करेगी वो डिपेंड करेगी आपकी अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे, कि सोल्यूट का अमाउंट कितना है। अब आपको दो सॉल्यूशन दे दिए, पूछा गया कि कौन सा कंसंट्रेटेड है, कौन सा डाइल्यूट है। आपको दो सॉल्यूशन दे दिए, आपको पूछा गया कि कौन सा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कौन सा डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो हम क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे अमाउंट ऑफ द सोल्यूट, कि अमाउंट कितना है किसी सोल्यूट का, किस में ज्यादा है किस में कम है, ठीक है। अब हो सकता है मेरे पास में एक सॉल्यूशन मेरे पास में ऐसा हो जिसमें सोल्यूट, ठीक है, सोल्यूट मान लो कितना हो 20 ग्राम हो, और वाटर कितना हो, वाटर मान लो मेरे पास में 100 ग्राम हो, सॉरी 1000 ग्राम हो, हाँ 1000 ग्राम हो, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन मेरे पास में ऐसा है। एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें मेरे पास में सोल्यूट है मेरे पास में 10 ग्राम,
और वाटर है 1000 ग्राम, अगर इस तरीके से हो। अब अमाउंट ऑफ सोल्यूट आप चेक करने जाओगे, तो आप कहोगे कि पहले वाले में अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज्यादा है, दूसरे में अमाउंट ऑफ सोल्यूट कम है। क्या सही है? बट हमने कहा कंसंट्रेशन में हम सोल्यूट चेक करेंगे, सॉल्वेंट फिक्स रहेगा, सोल्यूट चेक करेंगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट की बात कर रहे हैं हम कंसंट्रेशन में। तो सोल्यूट बताइए पहले में ज्यादा है कि दूसरे में ज्यादा है? दूसरे में ज्यादा ना, क्योंकि ये 10 है और पहले में 20 है, तो 20 कम होता है 10 से। क्यों? अच्छा, 10 रुपए बड़े होते हैं, 20 रुपए छोटे होते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि 20 की वैल्यू कम होती है, 10 की वैल्यू ज्यादा होती है। तो 20 ग्राम ज्यादा होता है कि 10 ग्राम ज्यादा होता है पागलों? मतलब मैं तो बोल ही रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ ये 10 ग्राम है, यहाँ पे 20 ग्राम है। अब तुम्हें क्या दिखने लग गया? हम्म, तो 20 ग्राम ज्यादा दिख रहा है ना, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 20 ग्राम है और यहाँ पे केवल 10 ग्राम ही है, तो 20 ग्राम ज्यादा हुआ। तो अगर इन दोनों में से अपने को ये दोनों सोल्यूशन दे दिए अपने को, फिर पूछा गया कि इसमें से कौन सा कंसंट्रेटेड है और कौन सा डाइल्यूट है, तो हम पकड़ लेंगे, हम बताएंगे अमाउंट ऑफ सोल्यूट किस में ज्यादा है। तो हमने कहा पहले वाले में ज्यादा है, तो पहले वाला हुआ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, और दूसरा कैसा हो गया है? डाइल्यूट सोल्यूशन हो गया। ये कंपैरिजन के बेस पे हम एक तो ये बता सकते हैं कि अपने को दो सोल्यूशन दे दिया, हम कंपैरिजन करेंगे अमाउंट ऑफ सोल्यूट किस में ज्यादा है, जिसमें ज्यादा होगा उसको कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बताएंगे, जिसमें कम होगा उसको डाइल्यूट सोल्यूशन बताएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ये तो एक सोल्यूशन के टर्म में भी हम ऐसे यूज करेंगे। अब यहाँ पे एसिड है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? जैसे 20 ग्राम एसिड मिला दिया हमने, कोई सा भी एक एसिड 20 ग्राम हमने मिला दिया है 1000 ग्राम वाटर में, 1000 ग्राम वाटर में मिला दिया है, और एक दूसरा सोल्यूशन हमने एसिड का प्रिपेयर किया जिसमें 10 ग्राम एसिड ले रहे हैं, जिसको हम मिला रहे हैं 1000 ग्राम वाटर के साथ में। ठीक है। तो फिर अपने को पूछा गया कि कौन सा एसिड डाइल्यूट है इसमें, कौन सा इसमें कंसंट्रेटेड है। तो हम बताएंगे, हम चेक करेंगे सीधा अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट मतलब अमाउंट ऑफ एसिड चेक करेंगे, एसिड एज सोल्यूट यूज होगा यहाँ पे, तो जिसमें ज्यादा होगा उसको कंसंट्रेटेड बता देंगे और जिसमें कम होगा उसको डाइल्यूट बता देंगे। समझ में आ गया है? तो कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड दोनों, अगर दो सॉल्यूशन दिए अपने को तो हम इस तरीके से कंपैरिजन करेंगे। बट अगर अपने को एक ही सॉल्यूशन दिया गया और एक सॉल्यूशन देने के बाद में अपने को ये कहा गया कि इसको कंसंट्रेटेड कीजिए, या फिर ये कहा गया कि इसको डाइल्यूट कीजिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो देखो, कंसंट्रेटेड करने के लिए हम चाहते हैं कि सोल्यूट का अमाउंट बढ़ना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए सोल्यूट का अमाउंट। समझ में आ रहा ना? भाई कंसंट्रेशन हो तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इंक्रीज होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे? उसमें सोल्यूट ऐड कर देंगे। मतलब अब अपने को कहा गया कि कंसंट्रेटेड आप एसिड बना दीजिए, एसिड सॉल्यूशन प्रिपेयर कीजिए। तो मुझे पहले जब सॉल्यूशन दिया गया था जिसमें 1000 ग्राम वाटर था, बट 5 ग्राम ही उसमें क्या डाला गया था? एसिड डाला गया था। अब मुझे ये एक एसिड का सॉल्यूशन बना के दे दिया और मुझे ये पूछा गया कि इसको अब कंसंट्रेटेड कर दीजिए। तो कंसंट्रेटेड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें मुझे एसिड और मिलाना पड़ेगा, मुझे 5 से उसको 6 करना पड़ेगा, 7 करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा, 9 ग्राम करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे मैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होता जाएगा। ठीक है, ठीक है। और वैसे ही मान लो कि मुझे 5 ग्राम का एसिड डिजोल्व किया हुआ और 1000 ग्राम वाटर के अंदर डिजोल्व करके सोल्यूशन दिया गया, बोला गया क्या कि आप इसको क्या कर दीजिए? डाइल्यूट कर दीजिए। तो डाइल्यूट करने के लिए मुझे सोल्यूट के अमाउंट को कम करना होगा। सोल्यूट का अमाउंट कम कैसे करोगे? अब तुम सोल्यूट तो निकाल नहीं सकते अंदर से, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? वाटर ऐड करेंगे, तो उसका कंपैरिजन कम हो जाएगा। जैसे 1000 ग्राम में फिफ्थ ग्राम था, तो फिर आप उसमें और ज्यादा उसमें वाटर ऐड करेंगे, तो उसकी जो इंटेंसिटी या कहें उनकी क्वांटिटी थोड़ी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सोल्यूट की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। तो अब यहां से एक ही कंक्लूजन निकलता है कि जब भी मुझे कंसंट्रेटेड बनाना है तो मैं सोल्यूट ऐड करूंगा, जब भी मुझे डाइल्यूट बनाना है तो मैं वाटर ऐड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। अब अपने को, अब जैसे लेबोरेटरी में तुम देखोगे ना जाके, तो वहां लिखा रहेगा
जैसे एसिड की एक बोतल है तो एसिड की बोतल में लिखा रहेगा डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट H2SO4 कंसंट्रेट, हाँ ठीक है, ऐसे लिखा मिलेगा तुम्हें। ठीक है, अब ये तुम्हें ऐसा मिलेगा ना, कंसंट्रेटेड, DIL डाइल्यूट, ये मिलेगा तुम्हें, ये शॉर्ट फॉर्म CON इतना यूज करेंगे कंसंट्रेटेड में, DIL डाइल्यूट, इस तरीके से हम यूज करेंगे। जब ये चीज तुम देखोगे वहां लेबोरेटरी में, तो ये DIL H2SO4 लिखा मिला, इसका मतलब ये है कि इसमें वाटर अमाउंट बहुत ज्यादा है और जो सोल्यूट का अमाउंट जो है या एसिड का अमाउंट है वो बहुत कम है। H2SO4 इसमें बहुत कम डिजोल्व है और वाटर बहुत ज्यादा है। दूसरा आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 भी दिखेगा वहां पे, तो उसका मतलब है कि उसमें एसिड ज्यादा है बट वाटर एज कंपेयर टू कम है इससे, डाइल्यूट से, है ना। तो यहाँ दोनों से हम कंपेरिजन करेंगे, तो वहां लिखा रहेगा, वहां पे बोतल पे लिखा रहेगा कि इसमें डाइल्यूट है, तो हमें ऑलरेडी पता रहेगा कि इसके अंदर सोल्यूट कम है, मींस इसके अंदर एसिड की क्वांटिटी कम है और कंसंट्रेटेड के अंदर एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है। तो ये दोनों टर्म क्लियर है, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। ठीक है, अब यही टर्म हम सॉल्यूशन में भी लगाएंगे। अगर अपने को पूछा गया कि सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो हम कहेंगे कि सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा है। अपने को डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो हम कहेंगे उसमें सोल्यूट का अमाउंट कम है। ठीक है, ये नोट करो, इतना नोट करो, इसकी जगह छोड़ो या स्क्रीनशॉट लो, जो भी है। हो गया? चलें आगे। चलो, अब नेक्स्ट बचता है अपना इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ठीक है, अब देखो इनऑर्गेनिक मींस कि आप इसे, मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से या लिविंग थिंग से आप इसको नहीं जनरेट कर सकते, लिविंग थिंग से जनरेट नहीं कर सकते। तो फिर हम इसको प्रिपेयर कहां से करें? तो प्रिपेयर करेंगे आप अर्थ कट्स से। कहां से करेंगे? फ्रॉम अर्थ कट्स, अर्थ कट्स कह दो या अर्थ भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो फ्रॉम अर्थ कट, और अर्थ से जब निकालते हैं तो हम इसको मिनरल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये मिनरल एसिड भी है। ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड को हम क्या कह सकते हैं? मिनरल एसिड भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम जाएंगे तो क्या क्या हो सकते हैं? HNO3 हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, H2CO3 हो जाएगा, HNO3 हो गया ना, H2SO4 हो गया, HCl। तो इस तरीके से अपने पास में ये एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। जैसे HNO3 है तो हम इसे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं ले रहे, ये अपने को अर्थ से ही मिलेगा। H2SO4 भी अपने को अर्थ से ही निकालना है, H2CO3, मतलब कुछ कंपाउंड्स मिला के अपने को बनाना है, बट अर्थ का से ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। बट ऑर्गेनिक में कोई लिविंग थिंग्स है ना, फ्रॉम, प्रिपेयर्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। जैसे मान लो कुछ आप फ्रूट से प्राप्त कर रहे हो, लिविंग थिंग्स। ठीक है, जैसे फ्रूट से आप कुछ ले लो, जैसे आपने ले लिया साइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड ले लिया आपने। ठीक है, जैसे साइट्रिक एसिड किसमें है? टोमेटो में है। ठीक है, आपने एसिटिक एसिड ले लिया। ठीक है, एसिटिक एसिड किसमें मिल जाएगा? लेमन में मिल जाएगा, विनेगर में मिल जाएगा सर। ठीक है, विनेगर में मिल जाएगा। दूसरा अगर हम देखें, एक और मिल जाएगा आपको, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको एंड में। मिथेनोइक एसिड को हम इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। लैक्टिक एसिड आप देखते हैं कर्ड में मिलता है अपने को, है ना। तो हम यहां से देख पा रहे हैं, देखो साइट्रिक एसिड टोमेटो में मिल रहा है, टोमेटो इज ए लिविंग थिंग। एसिटिक एसिड विनेगर में मिल जा रहा है, तो विनेगर भी क्या है? एक लिविंग थिंग से ही मिल रहा है अपने को। मिथेनोइक एसिड या हम कहें फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक कह दो चाहे फॉर्मिक कह दो, एक ही बात है। तो मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, इसके लिए फॉर्मूला लिखना CH3COOH, सॉरी, मिथेनोइक एसिड।
मिथेनोइक एसिड के लिए क्या है, CH3OH, है ना। और एसिटिक एसिड के लिए हो जाएगा CH3COOH। एसिटिक एसिड का क्या COOH का उल्टा होगा ना, नहीं नहीं, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का सही है, CH3COOH है, बट एक ऑक्जेलो एसिड नहीं लिखा मैंने। ऑक्जेलो एसिड की बात करेंगे तो ये होगा COOH का होल ट्वाइस। इस तरीके से इनके फॉर्मूला आ जाएंगे अपने पास में। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों की टर्म क्लियर हुई। पहले कंसंट्रेटेड की हो गई अपनी कि इसमें एसिड का अमाउंट ज्यादा है, वाटर का कम है। डाइल्यूट में एसिड अमाउंट कम है, वाटर का अमाउंट ज्यादा है। इनऑर्गेनिक में ऐसे एसिड जो हमें कहाँ से लेने हैं, अर्थ से, या मिनरल एसिड जो होंगे उन सभी को हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड हम किसको बोलेंगे, तो अपने लिविंग थिंग से अपने को मिलते हैं, जैसे साइट्रिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, मिथेनोइक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ऑक्जेलो एसिडिक हो गया। तो ये सारे के सारे एसिड अपने को लिविंग थिंग से मिलते हैं। हो सकता है किसी प्लांट से मिले, हो सकता है अपने को किसी एनिमल से मिले। तो ऐसे जो होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड बोल देंगे। छापो, छापो, नेक्स्ट चलें। रिकॉर्डिंग क्लास कर दी अभी 24 घंटे बाद में अपलोड हुई, ये कर दिया अभी तुरंत करने है, अपलोड करी खुद तार कर पहुंच रही है। वो छाता दिखती है नहीं वही 2 घंटा में कर दी, 2-3 घंटा। ठीक है। अब इसके बाद में अपना बचता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ठीक है, 2 टाइप्स बच जाएंगे अपने पास में, और एक बच गया अपने पास में स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक बच गया अपने पास में वीक एसिड। ठीक है, अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड मींस जो मिनरल एसिड है, मिनरल एसिड को ही हम स्ट्रॉन्ग एसिड कह रहे हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड मींस ये कोरोजिव नेचर के हो सकते हैं, है ना, बट थोड़े डेंजर हो सकते हैं। आप डेंजर एसिड भी इनको कह सकते हैं, इनको आप डेंजर एसिड भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड जो मिल रहे हैं अपने को अर्थकट से मिल रहे हैं, है ना। बट यहाँ एक एक्सेप्शन है, यहाँ एक्सेप्शन है कार्बनिक एसिड का, H2CO3। अच्छा, ये जो मिनरल एसिड है इनको हम खाने पीने में यूज नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने देखा कि ऑर्गेनिक एसिड जो इनऑर्गेनिक एसिड जो थे वो अर्थ से मिल रहे थे, H2SO4 वगैरह हम नहीं खाते पीते, HCl को हम नहीं खा सकते, इतना बहुत डेंजर होता है, वो पूरा जला देगा। ठीक है, तो दूसरा हमने देखा ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में हमने कहा लैक्टिक एसिड तो कर्ड से मिलता है, कर्ड हम खाते हैं। आपने देखा साइट्रिक एसिड मिलता है, साइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, आपने सॉरी ऑक्जेलो एसिटिक देखा, विनेगर में देखा आपने एसिटिक एसिड देखा, वो सारी चीजें हम यूज करते हैं खाने पीने में। तो हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड जो है उनको हम खाने पीने में यूज कर सकते हैं, बट जो इनऑर्गेनिक है उनको यूज नहीं कर सकते। वैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वही इनऑर्गेनिक एसिड है, बट इसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि H2CO3 ये है तो कैसा, ये है तो मिनरल एसिड, एक्चुअल में है कैसा, मिनरल एसिड है, क्योंकि अर्थ से मिल रहा है अपने को, बट इसको हम पीने में यूज कर सकते हैं। जैसे हमने सोडा वाटर देखा होगा आपने, कोल्ड ड्रिंक की बात करें या सोडा वाटर की बात करें, तो उसके अंदर आपको कौन सा एसिड मिलता है, H2CO3 मिलता है, जिसे हम पीने में यूज करते हैं। ठीक है, बट ये स्ट्रॉन्ग एसिड ना होके H2CO3 ये हो जाता है आपका वीक एसिड। तो ये वीक एसिड की कैटेगरी में आएगा, बट एक्चुअल में है कैसा, मिनरल एसिड है। बाकी सारे के सारे मिनरल एसिड जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में जाएंगे, बट H2CO3 कार्बनिक एसिड जो है वो मिनरल एसिड होते हुए भी वीक एसिड है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा एक्सेप्शन ध्यान में रखें H2CO3 का। ठीक है, बाकी डेंजर्स हैं, मिनरल के जितने भी एसिड हैं वो सारे डेंजर्स हैं, बट ये एसिड डेंजर्स नहीं है। सोडा वाटर में, कोल्ड ड्रिंक में रहता है, हम पीते हैं। ठीक है, तो मिनरल एसिड होते हुए भी ये वीक एसिड है। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि एक ऐसे एसिड का नाम बताइए जो मिनरल एसिड होते हुए भी कोरोजिव नेचर नहीं रखता हो, है ना, जिसके पास में कोरोजिव नेचर ना हो या अपने लिए हार्मफुल ना हो, जिसको हम खाने पीने में यूज कर सकते हैं, वो हो जाएगा आपका
वीक एसिड। अब मिनरल एसिड का अभी हमने सारे के सारे एग्जांपल्स देखे थे, जिसमें आपने कहा H2SO4 हो जाएगा, वही एग्जांपल हो जाएगा किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड का। H2SO4 हो गया, ACl की बात कर ली हमने, HNO3 की बात कर ली हमने, है ना। H2CO3 की नहीं कर सकते क्योंकि ये मिनरल होते हुए भी कैसा है, वीक एसिड है। ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक वाले इसमें चले गए, तो इसका मतलब वीक एसिड में कौन से आ जाएंगे, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड इसके अंदर आ जाएंगे जिसको हम खा पी सकें, है ना। या फिर हम कहें जो डेंजर ना हो, जो डेंजर ना हो, नो डेंजर, नो डेंजर्स। ठीक है, और हम क्या कह सकें, जो डेंजरस ना हो, नॉट कोरोजिव, नॉट कोरोजिव इन नेचर। ठीक है, तो जो इतने कोरोजिव भी ना हो, एग्जाम्पल आप बता सकते हो, वही एग्जाम्पल जो ऑर्गेनिक में दिए थे वो एग्जाम्पल यहाँ ला सकते हैं हम। जैसे साइट्रिक हो गया, आपने बता दिया, लैक्टिक हो गया, है ना, फॉर्मिक हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, है ना, विनेगर वाला एसिटिक एसिड हो गया, है ना, एसिटिक एसिड हो गया। तो ऐसे ऑक्जेलो एसिडिक हो गया, मिथेनोइक एसिड हो गया, या फॉर्मिक एसिड, एक ही बात है। तो ये सारे के सारे इसमें चले जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड बता सकते हो तुम लोग। इनऑर्गेनिक जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ऑर्गेनिक जो है वो वीक एसिड है। जिसको हम खा पी सके वो वीक एसिड, जिसको हम खाना पी सके वो कोरोजिव इन नेचर में हो तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर है? छापो फिर आगे चलें। हो गया है, हटाएं, चलो। अब देखो, जैसे मान लो अपने को एक कंसंट्रेटेड एसिड दे दिया, ठीक है, और अपने को कहा कि इसको कन्वर्ट कर दो आप किसमें, डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट कर दो, डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट कर दो। तो डाइल्यूट एसिड में मुझे कन्वर्ट करना है कंसंट्रेटेड एसिड को, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इसमें मुझे या तो यहां मैं लिख दूंगा एड वाटर, एड मोर वाटर। ठीक है, आप और वाटर ऐड कर दीजिए, डाइल्यूट हो जाएगा। अगर मेरे पास में डाइल्यूट एसिड है ऑलरेडी और मुझे उसको करना है कि इसमें कंसंट्रेटेड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां हम लिखेंगे एड मोर एसिड। समझ में आ गया है? अब तुम वाटर निकालने मत बैठ जाना कि हम सर वाटर निकाल लेंगे इसमें से, है ना, तो वाटर नहीं निकल पाएगा, है ना। जैसे आपने शुगर मिला लिया है, शुगर आप शुगर का और वाटर का आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, बोल रहे हो कि उसको कंसंट्रेटेड करना है सर, तो हमने वाटर निकालना शुरू कर दिया उसमें, तो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, यूनिफॉर्मली है ये पूरा, हमने कहा ना प्योर है, तो यूनिफॉर्मली कंपोजिशन भी है इसके अंदर। सॉल्यूशन का क्या होता है, यूनिफॉर्मली कंपोजिशन होता है। तो यहाँ पे अच्छा, ये प्योर है कि इम्प्योर है अभी, जिसे मैंने अब कंसंट्रेटेड डाइल्यूट बना दिया है, प्योर है कि इम्प्योर है, इम्प्योर हो गया है, क्योंकि इसके अंदर एसिड के मॉलिक्यूल्स भी हैं और इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं, तो 2 और मोर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, बट अगर आप किसी भी सॉल्यूशन की बात करो तो वो आपको इम्प्योर में ही जाता है, किसी भी सॉल्यूशन की बात कर लो। अगर केवल और केवल मैं एक फिक्स एसिड की बात करूं कि 100% एसिड इसके अंदर H2SO4 ही है, वाटर का कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, तो फिर हम कहेंगे वो कंपाउंड है और प्योर है। ठीक है, अगर आपने कोई भी सॉल्यूशन बना दिया, आपको कहा NaCl, कॉमन सॉल्ट की अगर बात की कि कॉमन सॉल्ट प्योर की इम्प्योर, तो हम बोलेंगे कि वो प्योर है क्योंकि उसके अंदर 100% NaCl ही है। अगर हमने कहा NaCl का सॉल्यूशन, तो मतलब अब हमने उसमें वाटर ऐड कर दिया, तो अब वो इम्प्योर हो गया, उसके अंदर 2 और मोर मॉलिक्यूल्स आ गए, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर गए। क्लियर है? हटाएं इसको। ठीक है, कंसंट्रेटेड में हम ये मोर एसिड, ठीक है, इधर डाइल्यूट में हम लिख देंगे, देखो, मोर एसिड लेसर वाटर। ठीक है, और इधर हम लिख देंगे डाइल्यूट में क्या,
डाइल्यूट में हम लिखेंगे मोर वाटर, है ना, मोर वाटर एंड लेसर एसिड। डाइल्यूट में यही है, वाटर ज्यादा एसिड कम है, और इधर कंसंट्रेटेड में एसिड ज्यादा है वाटर कम। ठीक है, छापो इसको, फिर आगे चलें। हटाएं क्या? ठीक है, क्योंकि क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है ना, तो फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी इस पे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखें प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड के कुछ प्रॉपर्टीज लिखे। अच्छा, एसिड डेंजर होते हैं, हमने अभी कहा कि जो इनऑर्गेनिक एसिड है वो डेंजरस होते हैं। डेंजरस होने को हम किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं? रेड वाला क्रॉस साइन लगाते हैं, हम लगाते हैं ना। तो एसिड क्या करेगा, एक लिटमस का हम टेस्ट करने जाएंगे तो एक ब्लू लिटमस को कैसे चेंज कर देगा? रेड कर देगा। अगर रेड करता है, डेंजर वाला साइन रिप्रेजेंट करता है, तो हम कहेंगे एसिड है। ये हम छोटे से हिंट से हम इसका ध्यान रख सकते हैं। एसिड डेंजर होते हैं तो रेड कलर से हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो ब्लू लिटमस को हमेशा रेड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, बाकी इसका टेस्ट वगैरह तुम चेक कर लेना। पहली प्रॉपर्टीज आप लिखें, पहली प्रॉपर्टीज टेस्ट लिखें कि टेस्ट इसका कैसा है। सेकंड प्रॉपर्टीज लिखें लिटमस टेस्ट। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे इसकी कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करता है कि नहीं करता, वो देखेंगे। ठीक है, तो टेस्ट में तो कैसे मिलेंगे तुम्हें? श्योर मिलेंगे, खट्टे टाइप के श्योर मिल जाएंगे। लिटमस टेस्ट अभी हमने कहा था कि डेंजरस है तो ब्लू 2 ये क्या कर देगा, इसको रेड कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, रेड बना देगा। और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है कि नहीं करता है? तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और ऐसे सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, हम इलेक्ट्रोलाइट्स की यहाँ डेफिनेशन अलग से भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स हम किसको कहें, है ना, तो हम बता सकते हैं कि दैट सॉल्यूशन conduct electricity, that solution which conduct electricity are called electrolytes। ठीक है, तो हम इस तरीके से हम बता सकते हैं। अच्छा, अब ये एसिड हम कह रहे हैं डेंजर है, तो एसिड को हम किस में डालें? अगर हमने किसी मेटल्स के पोर्ट में अगर हमने इसको रखने की कोशिश की तो मेटल के साथ में रिएक्ट कर जाएगा। हमने किसी प्लास्टिक बोतल में डालने की कोशिश की तो प्लास्टिक के साथ में ये रिएक्ट कर जाएगा। तो हम क्या करें, इसको कहाँ स्टोर करें? तो स्टोर करने के लिए हम ऐसा मटेरियल लेंगे जिससे ये रिएक्ट ना करें, और वो मेटल, वो जो जिस मेटल का हम पोर्ट ले रहे हैं वो मेटल एक रेसिस्टेंट की तरह यूज हो, कि वो इसके साथ में रिएक्ट ना करके। तो हम इसको स्टोर किस में कर लेंगे? स्टोर्ड इन ग्लास, स्टोर्ड इन ग्लास पॉट या कंटेनर जो भी हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज कुछ हो जाएगी किनकी? एसिड की प्रॉपर्टीज हो जाएगी। ठीक है, ये तो हुई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हुई। ठीक है, ये होगी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। हटाएं, एक दो प्रॉपर्टीज और होगी तो देख लेना, बुक के अंदर मिल जाएगी तुम्हें। और एक दो कोई और प्रॉपर्टीज मिलती है कि ये एक्वा सॉल्यूशन में H+ आयन देता है ना। एक्वा सॉल्यूशन के लिए, एक्वा सॉल्यूशन जैसे बनाओगे, अब देखो कैसे एक्वा सॉल्यूशन के लिए ये देता है आपको H+ देता है। जैसे मैं ले लिया HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब देखो HCl है, इसके अंदर मैंने जैसे ही यहां से वाटर ऐड किया मैंने, ठीक है, तो HCl किस में टूटेगा? H+
प्लस Cl माइनस में, तो यहां से देखो H प्लस निकल रहा है, ये H प्लस क्या बन गया है, यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन बन गया है। अब ये आयंस क्या करेंगे, आयंस मूव करेंगे, क्लोरीन नेगेटिव आयन, H प्लस पॉजिटिव आयन, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को आराम से कंडक्ट करेंगे। आयन के थ्रू यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, बल्कि हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो चाहिए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहते हैं ना, हमने 6th 7th 8th में पढ़ते आए हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट्स कॉल्ड करंट, या फिर कहें कि इलेक्ट्रिसिटी कहें उसको। तो यहाँ पे तो आयंस हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, आयंस के थ्रू हो रहा है, ना कि इलेक्ट्रॉनों के थ्रू हो रहा है। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस पे पॉजिटिव बड़ा है, इस पे नेगेटिव बड़ा है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव के पास में आना चाहिए, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव के पास में आना चाहिए। तो केवल आयंस जो है इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, बट एक दूसरे से अट्रैक्शन में आने की कोशिश करेंगे, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहां हो जाएगी, वो होगी आयनों के थ्रू। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्शन नहीं बता सकते, यहाँ बताएंगे आयंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। अगर ये भी क्वेश्चन अगर पूछा गया अपने को 1 नंबर का भी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो वो किसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो हम बताएंगे आयंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है एसिड। क्लियर है, चलो क्लियर है, तो फिर आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका केमिकल रिएक्शंस, या हम कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, अभी देखा जो हमने। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स हम रिएक्शंस देखेंगे कि किसके साथ में कैसे कैसे रिएक्शंस करता है ये, है ना। तो सबसे पहला लिखें एसिड रिएक्ट्स विथ, पहला हम किसके साथ में कराने जा रहे हैं, रिएक्ट्स विथ मेटल्स टू फॉर्म क्या बना रहा है मेटल्स के साथ में, फॉर्म सॉल्ट एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो एसिड का रिएक्शन जब भी हम मेटल के साथ में कराने जाएंगे, तो एक तो सोल्ट प्रोड्यूस करवाना है अपने को, और दूसरा अपने को हाइड्रोजन गैस को रिमूव करवाना है। ठीक है, एग्जांपल्स ले लीजिए, एग्जांपल्स में आप, मेरे पास में एग्जांपल है, आप पहले से छोटा सा तो एक वो बना लीजिए फॉर्मूला इसका, मेटल प्लस एसिड, यहाँ बन गया सोल्ट और प्लस H2 गैस। ठीक है, ये तो मेरे पास में एक पहली प्रॉपर्टी का एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इस तरीके से जैसे मान लो मैंने मेटल ले लिया जिंक, एसिड ले लिया मैंने H2SO4। ठीक है, करवाने गए हम, देखो SO4 मैंने कल आपको बताया था, SO4 पे कितना चार्ज है, -2। ठीक है, SO4 पे -2 है, Zn पे +2 है, समझ में आ रहा। तो देखो Zn पे +2, इस पे 2 माइनस, तो माइनस प्लस की ओर जाएगा, यहाँ हो गया ZnSO4, ये हाइड्रोजन गैस बच गई, हाइड्रोजन गैस को हमने यहाँ से बाहर कर दिया। ZnSO4 मीन्स जिंक सल्फेट, ये क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। यहाँ हम लिख देंगे जिंक, एग्जाम में तुम्हें यहाँ से नाम लिखने पड़ेंगे, ये है H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे तुम 5-7 बार नाम लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें ध्यान में रह जाएगा। यहाँ H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके और एग्जाम्पल बता सकते हैं, इसके हम और भी एग्जाम्पल बता सकते हैं। आप यहाँ पे मैग्नीशियम ले लीजिए, मेटल की जगह आप कैल्शियम ले लीजिए, जैसे मान लो मैंने कैल्शियम लिया प्लस मैंने HCl के साथ भी रिएक्शन करा दिया। ठीक है, तो कैल्शियम पे +2 होता है, क्लोरीन पे -1 होता है, तो कितने माइनस चाहिए, 2 माइनस चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा CaCl2, 2 क्लोरीन चाहिए, बट अपने पास में एक ही है तो 2 लगा दीजिए यहाँ पे, यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, मीन्स 2 हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन गैस बाहर हो गई। ठीक है, ये बन गया कैल्शियम
क्लोराइड। ठीक है, और ये बन गया आपका हाइड्रोजन गैस। क्लियर? छापो तो आगे चलें। टाइम हो गया? टाइम हो? ठीक, आज मैं थोड़ा फास्ट ही चल रही क्लास फास्ट ही चल रही आज। समझ में आ गया ना? बट ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, मेटल प्लस एसिड। इसलिए मैंने आपको कंपोजिशन का कंपाउंड के फॉर्मेशन का मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से फॉर्मेट करना है। जैसे मान लो मुझे कैल्शियम के साथ में क्लोरीन को ऐड करना है। देखो यहाँ समझो, यहाँ समझो। जैसे मान लो मेरे पास में कैल्शियम है और इधर क्लोरीन है, तो मैं कैसे कैसे, मुझे क्या पता कि क्लोरीन कितने अटैच होंगे इसके साथ में। तो पहले कैल्शियम का वैलेंसी निकालो। तो वैलेंसी 20 नंबर पे है और इसका वैलेंसी कितना होता है? +2 होता है। क्लोरीन का वैलेंसी ये 70 नंबर पे है, तो आउटरमोस्ट में 287 आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर सकते हैं, तो वैलेंसी कितनी होगी? 1। एक्सचेंज कर दिया हमने, एक्सचेंज किया तो देखो Ca तो कितना लिखना है मुझे? 1 ही लिखना है। क्लोरीन कितना लिखना है? 2 लिखना है। तो CaCl2 बनाया हमने। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो जिंक का साथ के, जिंक में देखोगे मैंने कहा था कि किसी मॉलिक्यूल पे जो टोटल चार्ज होता है वही उसका होता है वैलेंसी। तो 304 पे हमेशा 2- का चार्ज होता है, जिंक पे हमेशा 2+ का चार्ज होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो अगर मुझे Zn और SO4 में से एक कंपाउंड फॉर्म करना है, तो Zn की वैलेंसी कितनी है? 2 है। SO4 की भी कितनी है? 2 है ना? 2 को इधर भेजो, इस 2 को इधर भेजो, तो एक्चुअल में बनना चाहिए Zn2SO4 का होल ट्वाइस। भाई 2 चाहिए फिर मुझे SO4, तो 2 जिंक और 2 ये, तो हम दोनों क्यों ना, ये 2:2 है तो इसको 1:1 भी तो लिख सकता हूं मैं। भाई देखो 2 के साथ में 2 ही चाहिए मुझे SO4 अटैच होने के लिए, मींस जितने मेरे पास में Zn होंगे उतने ही मुझे SO4 चाहिए। इसका मतलब मेरे पास में अगर एक Zn होगा तो एक SO4 से काम चल जाएगा, है ना? तो मैं इसको Zn2 ना लिखे मैं ZnSO4 भी लिखूंगा तो भी चलेगा। समझ में आया ना? है ना? तो वो चार्ज ध्यान में रखना पड़ेगा। मैंने आपको 2-3 कल बताए थे कंपाउंड्स कि आपको चार्ज किस तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे मैंने CO3 के ऊपर बताया था कि कितना चार्ज रहता है, CO3 पर भी 2- का चार्ज रहता है। अब देखो Zn के साथ, जैसे मान लो मैं इसको कार्बनिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराऊं, है ना? ये इसी का एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मैंने ये मेटल ले लिया, ठीक है, मेटल के साथ में मैंने ले लिया, देखो H2CO3, ठीक है, कार्बनिक एसिड ले लिया मैंने, ऑर्गेनिक एसिड। अब मैं जैसे इसकी रिएक्शन कराने गया, तो अब Zn का CO3 के साथ में अटैचमेंट है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन गैस तो हम कह रहे हैं पहले से बाहर निकलेगी, तो हाइड्रोजन बाहर निकल गई, CO3 बचा। तो CO3 का अटैचमेंट Zn के साथ में कैसे कराएं? कितने CO3 को ऐड करवाएं? तो आ जाइए, हमने लिखा Zn, इधर लिखा हमने CO3। CO3 पे 2- चार्ज होता है, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो Zn पे होता है +2, वैलेंसी निकाल लीजिए, ठीक है, और CO3 पे कितना होता है? 2- होता है। फिर हम लेके गए तो वही रेशियो आ रहा है, 2:2 आ रहा है, तो 1:1 कह सकते हैं हम, जितने Zn होंगे उतने CO3 होंगे, मतलब एक Zn लूंगा तो एक CO3 में भी ले सकता हूँ। यहाँ ZnCO3 + H2, तो जिंक कार्बोनेट बना यहाँ से और यहाँ पे H2 बना, है ना? तो ये भी रिएक्शंस का एग्जांपल हो जाएगा। कौन सा? कि जब भी एसिड जो है वो रिएक्शन करेगी मेटल के साथ में तो सोल्ट फॉर्म करेगा। ये क्या है? ZnCO3 सोल्ट है, ZnSO4 क्या है? इज ए सोल्ट, CaCl2 क्या है? ये भी सोल्ट है। समझ में आ गया है? आप मेटल के साथ में रिएक्शन करवा लीजिए, और आपका सबसे जाना पहचाना सोडियम है तो सोडियम के साथ में रिएक्शन करवा लीजिए। आप कितनी भी रिएक्शन करवा सकते हैं सोडियम के साथ में। मान लो मैंने करवा दिया H2SO4 का रिएक्शन करवा दिया, H2SO4 का रिएक्शन करवाया, तो मुझे पता है कि H2 तो बाहर होने ही वाली है, तो H2 मैंने बाहर कर दिया तो SO4 बचा। यहाँ पे SO4 पे 2- का चार्ज होता है, ये मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा। तो क्या बनेगा? एक तो मैंने Na ले लिया, ठीक है, दूसरा मैंने SO4 ले लिया। Na की वैलेंसी होती है 1, SO4 की वैलेंसी होती है 2। एक्सचेंज कर दीजिए। हमने एक्सचेंज किया तो अब तो रेशियो वैसा नहीं बन रहा है, रेशियो नहीं बन रहा तो क्या बन रहा है? 2 वहां चला गया तो Na2, 2 Na चाहिए मुझे एक SO4 से कनेक्ट होने के लिए, ये 1 वहां जाएगा तो एक ही SO4 की बात कर रहा।
तो यहां से क्या बन गया अपने पास में Na2SO4। समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया आपका सोडियम सल्फेट। ठीक है, अब तुम्हें ये वाली टर्म RMR करनी पड़ेगी यहाँ पे कि एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो करेगा कि होगा क्या, तो होगा उसी में यही कि सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। अब आपको अगर ये एक लाइन आपको ध्यान में रहती है, ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रहता है, या तो फॉर्मूला रख लो, वही बात है, मेटल के साथ में एसिड रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। अभी हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस होने के लिए आपको एक प्रैक्टिकल भी दिया हुआ होगा। एक प्रैक्टिकल में आपको बताया जाएगा कि आप जैसी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, एक टेस्ट ट्यूब में मैंने हाइड्रोजन गैस को लिया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में मैंने हाइड्रोजन गैस को लिया और उसके पास में कुछ मान लो जलती हुई तिल्ली लेके जाता हूं, तो एकदम से पॉप की आवाज आती है, एकदम से पॉप की आवाज आती है। तो वो क्यों आती है? तो वो आती है हाइड्रोजन गैस की वजह से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है 10th क्लास में कि एक आपने क्या कर लिया, आपने मेटल लिया, एक मेटल ले लिया, एक प्रगनल ले लिया आपने, या टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या कर लिया, मेटल डाल दिया पहले, और उसके अंदर आप डाल रहे हो एसिड। एसिड डालने के बाद में उसमें एक गैस निकलेगी, एक गैस निकलेगी, और उस गैस के पास में अगर आप जलती हुई तिल्ली लेके गए तो वहां आपको पॉप की आवाज आएगी। तो वो पॉप की आवाज कौन सी गैस की वजह से आ रही है? तो फिर हम बताएंगे हाइड्रोजन गैस की वजह से आ रही हो। तो वहां अपने को हाइड्रोजन लिखना, 1 नंबर का मार्क का क्वेश्चन ये बनता ही है। तो यहाँ से हमने इतना सारा पढ़ा, बट वहां जाके क्वेश्चन का फॉर्म चेंज हो गया। तो ये हमें सब पता है कि क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा, बट ये ध्यान रखना कि वो टेस्ट ट्यूब में क्या डाल रहा है, टेस्ट ट्यूब में मेटल और एसिड डाल रहा है, तो अपने को पता है एसिड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब बोल रहा है कि कौन सी गैस निकल रही है जिससे वो पॉप की मतलब एक साउंड आ रही है, पॉप की साउंड आ रही है, तो हम कहेंगे वहां हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। क्लियर है? चलें आगे, चलें, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे, ये तो पहली प्रॉपर्टीज खत्म हो गई कि मेटल के साथ में आप एसिड का रिएक्शन करवाने जा रहे हैं, तो एसिड और मेटल रिएक्शन करके सोल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस को रिमूव कर देंगे। ठीक है, सेकंड लिखें, रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। acid reacts with metal carbonate and metal hydrogen carbonate, metal carbonate या metal hydrogen carbonate to form salt water and carbon dioxide। अच्छा, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट को हम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। टू फॉर्म सॉल्ट वाटर एंड प्रोड्यूस्ड CO2 गैसेस। ठीक है, यहां से तुम फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला बना सकते हो, क्या क्या कि आप किसके साथ में रिएक्शन करा रहे हो, मेटल कार्बोनेट के साथ में, मेटल कार्बोनेट। अब मेटल कार्बोनेट मीन CO3 साथ में अटैच रहेगा मेटल के साथ में, जैसे हमने देखा Na2CO3, है ना? तो ये मेटल कार्बोनेट, या फिर क्या हो सकता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जिसे ही हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट, जिसे ही हम क्या बोल रहे हैं, बाइकार्बोनेट बोल रहे हैं। ठीक है, इसका रिएक्शन आप किसके साथ में करवा दो, इसका रिएक्शन करवा दो आप एसिड के साथ में। इसका रिएक्शन जैसे ही हम एसिड के साथ में करवाएंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, यहां से बन जाएगा सोल्ट। ठीक है, सोल्ट बन जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स भी बाहर आएंगे और उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मींस CO2 गैस भी
बाहर आएगी। ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी गैस को बाहर निकलते हुए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, इसका एक पूरा एक फॉर्मूला इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं। तो मेटल कार्बोनेट के साथ में अगर हमने एसिड का रिएक्शन करवाया तो ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, अब जितना मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अब बुक देखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं है। बुक की भी अपनी जगह पे वैल्यू है। अब बुक को भी वापस से चेकअप करेंगे यहाँ से, कुछ आपको एग्जाम्पल हो सके अलग से मिले, कुछ इसमें से आपको एक दो पॉइंट कोई नए मिलते हैं तो आप उसको अलग से नोट डाउन करिए। यहाँ मेरा समझाने का काम है, मैं तुम्हें यहाँ से अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो बुक को भी ऐसा नहीं कि तुम इग्नोर करके बैठ जाओ कि बुक की तो जरूरत ही नहीं रही। ठीक है, चलें करें इसके एग्जाम्पल्स। अब देखो कार्बोनेट बनाएंगे। देखो पहली बात तो मेटल ले लीजिए। तो मान लो मैंने मेटल ले लिया, सोडियम मेटल है। कार्बोनेट जो होता है वो होता है CO3। तो सोडियम को कार्बोनेट के साथ में अटैच करने के लिए CO3 पे 2 माइनस का चार्ज होता है। तो इसकी वैलेंसी तो 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है, तो 1 तो चला जाएगा वहां, 2 आ जाएगा यहाँ। तो इसका मतलब सोडियम मुझे 2 चाहिए, एक CO3 चाहिए। ये हुई बात खत्म। ये बन गया सोडियम का कार्बोनेट। समझ में आया? ये बन गया सोडियम कार्ब। क्या देखो सोडियम की बात की ना हमने, सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1 है। CO3 पे चार्ज 2 माइनस होता है, ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। आगे हम जब पीरियोडिक पढ़ने जाएंगे तब हम देखेंगे CO3 मॉलिक्यूल फॉर्म कैसे हुआ, चार्ज 2 माइनस क्यों आया, वो हम आगे देखेंगे, अभी नहीं समझा सकते। तो अभी तुम केवल इतना ध्यान रखोगे कि इसके ऊपर कितने चार्ज है, -2 का चार्ज है। तो जितना चार्ज होता है वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। तो 2 इसकी है, तो 2 को एक्सचेंज इधर कर दीजिए, 1 को इधर कर दीजिए। तो CO3 कितना है, 1 ही है। सोडियम कितना है, 2 है, तो Na2CO3। ये बन गया मेटल कार्बोनेट। अब मेटल कार्बोनेट के साथ में हम रिएक्शन कराने गए, मान लो हमने रिएक्शन करवाया HCl से। ठीक है, इसको लिखें पहले, इसका नाम क्या लिखेंगे। मेटल आपने एक तो लिया था सोडियम और एक लिया है आपने कार्बोनेट। तो ये सोडियम कार्बोनेट है, इसके साथ में आप ले रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, रिएक्शन कराने गए, देखो Na पे +1 की वैलेंसी आ रही थी और CO3 पे माइनस चार्ज था। तो अगर मैं इसको ब्रेक करने गया तो इस पे तो पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, वैसे ही हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को देता है, क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है। जो लेगा उस पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे प्लस आ जाएगा, फिर नेगेटिव आ जाएगा। तो अपने पास में दो टर्मिनल बन जाएंगे कि एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट। यहाँ पर भी एक पॉजिटिव है नेगेटिव। कुछ मत कीजिए, पॉजिटिव को नेगेटिव से अटैच कर दीजिए और नेगेटिव को पॉजिटिव से अटैच कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले सोल्ट बनाएं। सोल्ट बनाएंगे तो यहां से क्या बनेगा, NaCl। NaCl बना। ठीक है, फिर हमने कहा सोल्ट के साथ में वाटर भी निकलेगा, वाटर भी निकालिए। फिर आपने कहा कि यहां से क्या निकलेगा, CO2 भी निकलेगा। ठीक है, समझ में आया क्या कि अब ये कैसे कैसे हो रहा। ठीक है, अब देखो यहां से जैसे हमने, देखो इस सोडियम को इसके क्लोरीन के साथ में अटैच किया ना, तो ये बना। देखो यहाँ 2 सोडियम था, यहाँ 2 सोडियम थे, तो 2 सोडियम को कितने क्लोरीन चाहिए, 2 क्लोरीन चाहिए। क्यों चाहिए 2, 2 क्यों चाहिए, 2 क्यों चाहिए, सोडियम 2 है तो क्लोरीन भी 2 क्यों चाहिए। क्योंकि NaCl जब भी NaCl का जब भी फॉर्मेशन होता है तो जितने Na होते हैं उतने ही क्लोरीन चाहिए। यहां से अपने को एक माइनस और चाहिएगा, है ना। तो इसलिए अपने को 2 क्लोरीन लेंगे तो 2 माइनस इसके 2 प्लस को सेटिस्फाइड कर देंगे। समझ में आया ना। तो यहाँ से NaCl यहाँ आ गया, तो यहाँ पे 2 NaCl बन गया होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो 2 क्लोरीन है और 2 सोडियम है, मीन्स यहाँ पे मुझे 2 करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ 2 क्लोरीन रहेंगे मेरे पास में पहले से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे H2, यहाँ पे CO3, यहाँ पे H2 मीन्स इस पे 2 प्लस चार्ज हो गया, 2 हाइड्रोजन 2 प्लस चार्ज हो गए।
यहाँ CO3 पे हमेशा -2 चार्ज होता है, तो 2 हाइड्रोजन के साथ में CO3 अटैच हो जाएगा। समझ में आया क्या? अब देखो ये अटैच होकर क्या बना था, ये बना आपका H2, सॉरी मैं यहाँ से एक छोटा सा अलग लिखता हूँ, जैसे यहाँ CO3 2- बचा था, यहाँ से प्लस में यहाँ 2H बचा था, तो ये बना आपका H2CO3। भाई देखो H2CO3 लिख सकता हूं मैं इसे, तो H2CO3 बनाना। अब ये H2CO3 मतलब इतना स्टेबल नहीं है कि ये बना हुआ रह सके, ये इतना स्टेबल नहीं है बना हुआ रह सके, तो क्या हुआ, फिर ये आगे जाकर डिवाइड हो गया। डिवाइड हो गया मीन्स यहाँ से एक तो एक, जैसे यहाँ ऑक्सीजन 3 थे ना, तो एक ऑक्सीजन निकल के इस H2 के पास में आ गए, मतलब यहाँ बन गया H2O, और बाकी क्या बच गया, प्लस CO2। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अब ये स्टेबल नहीं है, तो ये देखो ये रिएक्शन हो रही है ना, ये रिएक्शन हो रही है अंदर ही अंदर रिएक्शन हो रही है, जो अपने को दिख नहीं रही है। ये रिएक्शन एक्चुअल में अंदर हो रही है, ये H2CO3 बना फिर से टूट गया, और टूटकर वो बाहर निकल गया H2 और CO2 में, जो हमने यहाँ डायरेक्ट लिखा। समझ में आया ना? अपने को रिएक्शन ऐसे होती हुई दिखेगी, बट एक्चुअल में कंसेप्ट जो है अंदर में ऐसा चल रहा है। एक्चुअल में कुछ टाइम के लिए H2CO3 अंदर बना था, कुछ टाइम के लिए H2CO3 जैसे अंदर बना था, फिर ब्रेक हो गया H2O और CO2 के अंदर। तो जो ब्रेक होने के बाद लास्ट में अपने प्रोडक्ट दिखा अपने को, वो यही प्रोडक्ट दिखा, ये H2O और CO2 दिखा। क्लियर है ना? बैलेंस कर लीजिए, इधर 2 सोडियम है, इधर 2 सोडियम है, इधर CO2 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है, तो इधर 3 ऑक्सीजन है, एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, सर 2 क्लोरीन है, 2 लगा है ना, 2 क्लोरीन है, तो इधर भी 2 क्लोरीन है, तो बैलेंस भी मेरी, रिएक्शन भी मेरी बैलेंस है। कीजिए नोट। अच्छा इसमें क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा, एक सोडियम का क्लोरीन के साथ में हो रहा, एक कार्बोनेट का हाइड्रोजन के साथ में हो रहा, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा, तो इस रिएक्शन का नाम भी हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है? तो ये नाम तुम बुक में देख लेना कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हो रहा है, कहाँ का हो रहा है। तो कभी कभी आपको कुछ रिएक्शंस दे देंगे, वहां पे पेपर में क्या करेंगे, कुछ रिएक्शंस दे देंगे, फिर तुम्हें पूछा जाएगा कि इसमें से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन सा है, या फिर तुम खुद ही नाम लिखो कि कौन सा रिएक्शन कौन सा है। तो फिर आपको देखना है वहां पे कि ऐसे प्लस माइनस टूट टाट के नहीं बन रहा है क्या। तो अगर 2 बार जहां पे डिस्प्लेसमेंट होता हुआ दिखे तो आप डबल डिस्प्लेसमेंट पे टिक करोगे। अगर कहीं सिंगल ही टूट के किसी के साथ में ऐड हो रहा है तो हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखेंगे। अगर तुम केवल इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी लिखोगे तो भी सही होगा, वो डबल नहीं लिख पाए आप, डिस्प्लेसमेंट भी लिख दिया तो भी गलत नहीं करेंगे। क्लियर है ना? तो अंदर ही अंदर ये वाला रिएक्शन चल रहा था, बट बाहर में अपने को ये वाला रिएक्शन दिखा। हटाएं, हो गया था, हटाएं। अब ये तो हो गया सोडियम कार्बोनेट के साथ में, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में। हमने कहा ना मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना? हटाएं। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया एक एग्जांपल, इसके तुम बहुत सारे सोडियम की जगह दूसरी चीजें रख सकते हो। मेटल, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जांपल है, तो मेटल हमने ले लिया, मान लो फिर से Na ले लिया मेटल, एक हाइड्रोजन ले लिया, ये हाइड्रोजन NaH, और ये क्या है CO3, ठीक है? अब तुम देखोगे कि CO3 पे 2- था, CO3 पे 2- था, बट अब की बार सोडियम हमने एक ही लिया है, अब की बार हमने सोडियम एक ही लिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो हाइड्रोजन के पास में भी एक प्लस है, सोडियम के पास में भी एक प्लस है, तो यहाँ इनके पास में टोटल प्लस कितने हो गए 2, और इसके पास में भी 2 है, तो 2 को 2 से सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो अपने को 2 सोडियम लेने की जरूरत नहीं है। 2 सोडियम हम क्यों ले रहे थे, क्योंकि एक सोडियम एक ही प्लस बताता है, तो 2 सोडियम लेते थे तो 2 प्लस बता रहा था, तो CO3 के 2- को सेटिस्फाइड कर रहा था। बट यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी प्लस दिखा रहा, सोडियम भी प्लस दिखा रहा, तो 2 प्लस हो गए NaH के पास में, तो फिर CO3 के 2- को सेटिस्फाइड कर देंगे। क्लियर है ना? क्लियर है? अब करवा दीजिए एसिड के साथ में रिएक्शन। अब जब हम एसिड के साथ में रिएक्शन करवाए, मान लो हमने गए HCl के साथ में गए हम,
तो पार्ट देखेंगे, हमने कहा हाइड्रोजन भी प्लस दिखा था, सोडियम भी प्लस दिखा था, तो ये तो हो गया पॉजिटिव पार्ट और CO3 हो गया नेगेटिव पार्ट। क्लियर? यहां से HCl में हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट, क्लोरीन नेगेटिव पार्ट। क्या बनाता है जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है। सॉल्ट क्या बनेगा? NaCl। NaCl बनेगा। तो पहले हम NaCl ही बना लें, तो क्लोरीन पे माइनस बना है, सोडियम पे प्लस बना है, तो NaCl ही तो बनेगा। ठीक है। फिर सॉल्ट के बाद में क्या बनाता है? वाटर बनाता है, तो वाटर बाहर कर दीजिए। और वाटर के बाद में क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर दीजिए। अब बैलेंस कर लीजिए। कैसे बैलेंस करेंगे? जैसे यहाँ पे Na प्लस, तो NaCl बना, ये क्या था? HCO3 था, है ना? सॉरी, ये प्लस वाला पार्ट इसके साथ में चिपक के रहेगा, ये HCO3 रहेगा, तभी इस पे एक ही माइनस रहेगा, दो माइनस नहीं रहेगा, क्योंकि एक प्लस वाला इसके साथ में है। यहां से कंफ्यूजन हो रहा है क्या? कंफ्यूजन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना? देखो ये एक्चुअल में ये था, CO3 2 माइनस था, बट हमने इसके साथ में H को चिपका दिया, मतलब इसका एक प्लस हम साथ में दे रहे, ये छोड़ नहीं रहा इसको। 28 होने के बाद में छोड़ता नहीं है, इसकी पावर ज्यादा है, तो ये खुद क्या हो जाएगा? -1 ही हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो ये एक माइनस था, ये एक प्लस बचा। सोडियम पे तो एक ही प्लस होता है, इधर क्लोरीन पे एक माइनस है, इधर सोडियम पे एक प्लस है, तो ये चुपचाप से NaCl बन गया। फिर यहाँ HCO3 और यहाँ पे क्या? एक H है, तो यहाँ पे क्या हो गया? HCO3 माइनस प्लस H प्लस, ये वाला H प्लस। देखो इसके साथ में तो इसका कॉम्बिनेशन, इसके साथ में इसका कॉम्बिनेशन, तो HCO3 प्लस H, तो फिर से क्या बन गया? H2CO3, भाई दो हाइड्रोजन CO3 बना ना, है ना? अब जैसे ही H2CO3 दिखता है, तो अब अपने समझ में आ गया कि इसके तीन में से एक ऑक्सीजन निकल के H2 के पास चला जाता है, यहां से यहां से एक तो H2O का मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा और एक CO2 का मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा, तो अंदर में ये रिएक्शन चलेगी। समझ में आया? अंदर में ये वाली रिएक्शन चल रही है, बट बाहर में अपने को ये रिएक्शन दिख रही है। अब ये रिएक्शन हमें कैसे पता चली? ये रिएक्शन, इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर ये अपने को याद है बबुआ, तो फिर काम हो जाएगा। फिर अगर ये भी नहीं पता है अपने को, तो फिर ये वाली रिएक्शन हम नहीं पकड़ सकते कि अंदर क्या चल रहा। समझ में आ गया? नाम लिखते जाना, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इनको लिखते, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सोडियम क्लोराइड है, ये वाटर है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ऐसे करके लिख लेना। डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या यहाँ पर भी? तो यहाँ पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा, हम लिखेंगे ये रिएक्शन कैसा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखेंगे कल। क्लियर है यहाँ तक? चलो छाप लो। ठीक है, नहीं सुन को नहीं, ठीक है, 4 बजे आओ। चल अबे लेफ्ट हो रही।